एवं प्रिय व्यूअर्स, अब मैं आपके सामने विशेषण के अगले पड़ाव पे पहुंचता हूं, जहां मैं आपको बताऊंगा विशेषण की तुलनावस्था। तुलनावस्था का अर्थ है कि विशेषण को हम तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाओं में बांट सकते हैं, तुलना के आधार पर कितनी भागों में बांट सकते हैं। तो विशेषण को तुलना के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला मूलावस्था यानी मूल अवस्था। यह विशेषण की मूल अवस्था है। इसकी परिभाषा है कि जब विशेषण ऐसी अवस्था में पहुंच जाए, अर्थात विशेषण की वह पहली अवस्था जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु के सिर्फ गुण को बतलाया जाता है, तो उसे मूलावस्था कहते हैं। जैसे अच्छा, बुरा इत्यादि। अब हम इसे यदि हम वाक्य में प्रयोग करें कि राम अच्छा लड़का है, यहाँ पर हमने राम की विशेषता बतलाई, यहाँ पर तुलना नहीं हुई। इसका मतलब है कि यहाँ पर अच्छा शब्द विशेषण की मूलावस्था है, यानी कि यह मूल अवस्था में है। अब हम विशेषण की दूसरी अवस्था यानी कि उत्तरावस्था की बात करते हैं। उत्तरावस्था का अर्थ होता है कि विशेषण की वह दूसरी अवस्था जिसमें दो व्यक्तियों और दो वस्तुओं के बीच में तुलना की जाती है, और वह तुलना गुण के आधार पर होती है। जैसे राम श्याम से अधिक अच्छा है। यहाँ पर हमने अच्छा से पहले अधिक लगाया। अधिक इसलिए लगाया कि राम और श्याम के बीच गुण के आधार पर तुलना हो रही है। जैसे यह कार उस कार से अधिक नया है, यानी यहाँ पर दोनों कार के बीच में नएपन के आधार पर तुलना की जा रही है। तो यहाँ पर यह उत्तरावस्था में है। अब विशेषण की तीसरी अवस्था जिसका नाम है उत्तमावस्था। उत्तमावस्था का अर्थ होता है कि विशेषण की वह तीसरी अवस्था जिसमें एक व्यक्ति या एक वस्तु को गुण के आधार पर अन्य सभी से उत्तम बताया जाए। अर्थात जैसे हम कहें कि राम इस वर्ग का सबसे अच्छा लड़का है, यहाँ पर हमने राम की गुण के आधार पर वर्ग के अन्य विद्यार्थियों से तुलना की और उसे सबसे अच्छा बताया। तो विशेषण की यह तीसरी अवस्था उत्तमावस्था कहलाती है। यहाँ पर श्रोता बंधु एक और शब्द की चर्चा करनी है विशेषण के संदर्भ में, वह है प्रविशेषण। प्रविशेषण इसका अर्थ होता है कि जब विशेषण की विशेषता बतलाने के लिए एक नए विशेषण का प्रयोग किया जाए तो उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। श्रोता बंधु फिर से सुने, जब किसी विशेषण की विशेषता बतलाने के लिए उसके ठीक पहले एक नया विशेषण का हम प्रयोग करते हैं तो वह प्रविशेषण कहलाता है। जैसे यह आम सिंदूरी लाल है। लाल से ही आम की तुलना हो, आम की विशेषता बतलाई जा रही है, लेकिन लाल भी कैसा? सिंदूरी। तो यहाँ पर लाल की विशेषता बतलाने के लिए सिंदूरी शब्द का प्रयोग किया गया। तो सिंदूरी जो है प्रविशेषण के रूप में सामने आता है। अब आगे हम दो अन्य शब्दों के संबंध की बात करेंगे जिसका नाम है विशेष्य और विशेषण। लेकिन इसके लिए व्यूअर्स और विद्यार्थियों हमें व्हाइट बोर्ड पर इस बात को समझना होगा, क्योंकि इसमें उदाहरण के द्वारा ही हम विशेषण और विशेष्य के संबंध को समझ सकते हैं। तो आइए अब हम आपको बोर्ड पर ले चलते हैं। मैं आपको विशेष्य और विशेषण के बीच संबंध को बताऊंगा। यहाँ यह बात ध्यान में रखना है कि वाक्य में विशेषण का प्रयोग
दो प्रकार से होता है। ध्यान से देखें, वाक्य में विशेषण का प्रयोग कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से होता है। नंबर, विशेषण विशेष के पहले, और दूसरा विशेषण विशेष के बाद। अब हम दूसरे आधार पर अंतः प्रयोग की दृष्टि से, अंतः प्रयोग की दृष्टि से विशेषण के दो भेद होते हैं। श्रोता एक बार फिर से सुने कि अंतः प्रयोग की दृष्टि से विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो दो भेद होते हैं। नंबर एक, विशेष विशेषण, और नंबर दो, विधेय विशेषण। इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि वाक्य में विशेषण का प्रयोग दो प्रकार से होता है। विशेषण विशेष के पहले और विशेषण विशेष के बाद। अंतः प्रयोग की दृष्टि से विशेषण के दो भेद होते हैं, विशेष विशेषण और विधेय विशेषण। अब मैं आपको एक एक करके प्रयोग की दृष्टि से दोनों शब्दों को समझाने का प्रयास करूंगा। पहला शब्द है विशेष विशेषण। आप इसके परिभाषा को सुनकर नोट कर लेंगे, मैं सिर्फ उदाहरण को समझाऊंगा। विशेष विशेषण का अर्थ होता है जो विशेषण विशेष के पूर्व आए उसे विशेष विशेषण कहते हैं। कहने का अर्थ हो गया ये कि जो विशेषण किसके पहले आता है? विशेष के पहले आए उसे विशेष विशेषण कहा जाता है। अब श्रोता इस बात को ध्यान रखें कि मैं आपको एक एग्जाम्पल से इसको समझाने का प्रयास करता हूं। राम तेज बालक है। यहां पर बालक किस रूप में है? तो आप समझें इस बात को कि बालक यहां विशेष के रूप में है और तेज विशेषण के रूप में है। तो आप एक बात ध्यान में हमेशा रखें कि जो विशेष के पहले आए, तो यहां पर बालक क्या है? विशेष है, उससे पहले हमने तेज का प्रयोग किया तो तेज विशेषण है और बालक विशेष है। इसी को हम लोग विशेष विशेषण कहते हैं। एक और लेते हैं, राम सुशील लड़की है। यहां लड़की क्या है? विशेष है। विशेष का मतलब होता है जिसके बारे में कहा जाए, और सुशील यहां विशेषण के रूप में आता है। आप श्रोता बंधु इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे कि विशेष विशेषण किसे कहा जाता है। जो विशेषण विशेष के पहले आए उसे विशेष विशेषण कहा जाता है। जैसे राम तेज बालक है, बालक यहाँ विशेष है और इस बालक के लिए तेज शब्द का प्रयोग किया गया है, वह विशेषण है। रमा सुशील लड़की है, यहाँ लड़की एक विशेष है, चूंकि इसी की विशेषता बतलाई जा रही है। जिसकी विशेषता बतलाई जाती है, यानी कि जिस संज्ञा की विशेषता बतलाई जाती है उसे ही हम विशेष कहते हैं। तो यहाँ लड़की संज्ञा है और उसकी विशेषता बतलाने के लिए सुशील शब्द का प्रयोग हुआ है। तो ऐसे ही प्रयोग को हम विशेष विशेषण कहते हैं। अब हम दूसरे शब्द की ओर आते हैं जिसका नाम है विधेय विशेषण। श्रोता इस बात को नोट कर लें
जो विशेषण विशेष और क्रिया के बीच आए, जो विशेषण विशेष्य और क्रिया के बीच आए, उसे विधेय विशेषण कहते हैं। उदाहरण से समझें, जैसे मेरा कुत्ता काला है। यहां पर काला क्या है? विशेषण है, चूंकि ये विशेषता बतलाने है, यहां क्रिया है, और कुत्ता यहां विशेष्य है। तो ऐसे प्रयोग को हम विधेय विशेषण कहते हैं। दूसरा शब्द देखें, मेरी लड़की आलसी है। यहां आलसी शब्द विशेषण है शब्द क्रिया है, और लड़की विशेष है। तो यहां पर हमने इस वाक्य में यह देखा कि विशेष और क्रिया के बीच जब विशेषण आता है तो उसे हम विधेय विशेषण कहते हैं। I gave you my heart.